दोस्तों, हमारे देश की सरकार, खास करके मोदी सरकार का काम करने का जो तरीका है उसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है कि जब भी सरकार के ऊपर या फिर देश के ऊपर हमले होते हैं तो वो कभी भी मुंह से बोलकर जवाब नहीं देते हैं। वो एकदम शांति बरतते हैं और सही मौके की तलाश करते हैं और फिर बाद में हमला करते हैं। दोस्तों, इस बात को मैं इस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि अभी भारत में ऑपरेशन सिंदूर के समय जो तुर्की देश है वो पाकिस्तान को भारत से कोई दुश्मनी न होते हुए भी बहुत ही घातक ड्रोन भेजे थे और वो ऐसे ड्रोन थे जो अर्मानिया और साइप्रस इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुके थे। अर्मानिया में तबाही अजरबैजान जो ड्रोन भेजा था उससे मचा चुका है और साइप्रस जो देश है उसमें तबाही तुर्की खुद मचाता है। तो इसके बाद में भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे थे, एकदम शांति अख्तियार करके रखा था। हालांकि तुर्की ये बात जानता था कि भारत बोलेगा कुछ नहीं लेकिन करेगा तो जरूर, इसलिए शुरू से ही तुर्की बहुत ज़्यादा खौफ में था और ये बहुत ज़्यादा असमंजस में रहा भी है। और तुर्की ने जो हरकत किया तो इस हरकत के बाद में भारत में तुर्की का आर्थिक विरोध बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ है। अभी पुणे के फल व्यापारी, हिमाचल प्रदेश के फल व्यापारी तुर्की से फल लेने के लिए मना कर दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि तुर्की का जो सेब होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन लोग कहे कि रहने दो यार, हमें अपने देश में बम गिरवा कर हमें अपने देश के लोगों के खून के बदले में तुर्की का मीठा सेब नहीं चाहिए। और सरकार ने भी तुर्की की सुरक्षा एजेंसी में जो काम करते हैं उसको बर्खास्त कर दिया, लेकिन बम्बई हाई कोर्ट के दिमाग में क्या था उसने फिर से वापस बहाल कर दिया। दोस्तों, तुर्की से देश का एक सीमा लगता है साइप्रस का। तो साइप्रस का जो बफर क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बफर क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश का एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पर सैनिकों का आना जाना एकदम बंद रहता है, मतलब कि उस क्षेत्र में कोई भी सैनिक नहीं जाएगा और वो क्षेत्र एकदम वीरान रहता है। उस क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहते हैं। तो बफर क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर तुर्की ने 51 साल से कब्जा करके रखा था और तुर्की अपने दमखम के बल पर, अपने उस ड्रोन के बल पर उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से कब्जा करके रखा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर चले गए और साइप्रस देश के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, उनके साथ में बफर क्षेत्र में घूमने गए। घूमने जाने का साफ साफ मतलब ये था कि तुर्की को एक मैसेज देना कि तुम जो इस इलाके पर कब्जा करके रखा है, तुम देख लेना कि यहाँ पर साइप्रस अपना काम धाम फिर से शुरू करेंगे और यह कब्जा मुक्त रहेगा। और यहाँ पर बातों बातों में भारत के कश्मीर का भी जिक्र हो गया। अब यहाँ पर भारत सरकार पता नहीं एक तीर से कितने शिकार किए हैं। सबसे पहले तो तुर्की का भारत के साथ में जो बिजनेस धंधा था उसको तो चौपट कर ही दिया है और तुर्की का जो मेन व्यवसाय था वो ड्रोन बेचना, उस पर भी बहुत हद तक उस पर भी असर भारत ने डाला है। इस कैसे, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तुर्की का जो ड्रोन है उस ड्रोन को बहुत ज़्यादा घातक माना जाता है और वो ड्रोन काम भी करता है। अजरबैजान और अर्मानिया लड़ाई में वो ड्रोन बहुत काम किया है। अजरबैजान का जीत का प्रमुख कारण वो ड्रोन ही था। और अभी कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था वो ड्रोन तुर्की के ही थे और रूस में बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है और रूस उसमें कुछ नहीं कर पाया। हालांकि यूक्रेन तस्करी के द्वारा रूस में उस ड्रोन को भेजा था, मतलब कि वो ड्रोन हर जगह तबाही मचाया है। लेकिन जहां जहां भारत का आकाश तीर सेट था, एक अर्मानिया में और एक खुद भारत देश में, तो दोनों जगह तुर्की के ड्रोन को हमारे देश का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम निरस्त कर चुका है। तो अब साइप्रस को भी भारत आकाश तीर बेचेगा और हमारे देश का आकाश तीर इतना सस्ता है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूडान जैसे देश इसे खरीद सकता है। आप लोगों को बता दूं कि किसी भी देश का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो देश थोड़ा अमीर होते हैं वो डिफेंस सिस्टम को खरीद लेते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब देश होते हैं वो डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीद पाते हैं। जैसे कि सूडान हो गया और इस टाइप का और भी देश हो गए जो डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीद पाते हैं, उनको महंगा पड़ता है, तो इसीलिए वो दूसरे देश के डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि दूसरे देश इनको डिफेंस सिस्टम देते हैं तो बहुत ही अनैतिक तरीके से इन देश के अंदर बहुत सारे बहुमूल्य संसाधनों का दोहन कर लेता है और डर दिखाता है कि अगर नहीं दोगे तो मैं डिफेंस सिस्टम हटा दूंगा। तो उन देशों को अपनी रक्षा के लिए बहुत महंगा सौदा करना पड़ता है
लेकिन हमारे देश का जो आकाश तीर है वो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बहुत सस्ता है और कारगर भी है। तो इसीलिए हमारे डिफेंस सिस्टम को सब देश खरीद सकते हैं। तो उन देशों के दिमाग में भी ये बात आ रहा है कि भारत का जो आकाश तीर है वो एकदम सस्ता है। तो सस्ता महंगा वो अलग मैटर है, लेकिन कारगर है और अपने देश की सुरक्षा को लेकर के कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो देश डेवलप हैं, जो पैसे वाले हैं, वो भी भारत का आकाश तीर खरीदने की बात कर रहे हैं। तो जब भारत साइप्रस को आकाश तीर बेचेगा तो साइप्रस भी तुर्की के ड्रोनों का डिफेंड करेगा और बहुत ही दक्षता पूर्वक करेगा। तो तुर्की के हाथ से 51 साल बाद पुराना कब्जा भी निकलने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि साइप्रस की यात्रा 23 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए कि अगर तुर्की उस ड्रोन से साइप्रस पर हमला करेगा और साइप्रस आकाश तीर के द्वारा जब अपना रक्षा कर लेगा तो पूरे विश्व में उस ड्रोन का इज्जत बिगड़ेगी और हमारे देश की जो आकाश तीर है उसकी इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि जब तुर्की के ड्रोन का डिफेंड कर सकता है तो कोई भी चीज का डिफेंड कर सकता है और तुर्की के ड्रोन का जो बिक्री है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो तुर्की का बहुत बड़ा धंधा चौपट हो जाएगा और तुर्की ड्रोन के मामले में अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता था, तो उसकी बादशाही भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए कि जो साइप्रस की यात्रा है मोदी जी का, वो तुर्की के ऊपर बहुत घातक हमला है और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज आएगा कि अगर आप भारत के साथ भिड़ोगे तो तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुन चुन करके तुम्हें देख लेंगे। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।